हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल पर। आजकल टैक्स ऑडिट का सीजन चल रहा है और जो टॉपिक सबसे चर्चा में है वो है क्लॉज 44 ऑफ फॉर्म 3CD। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि क्या क्लॉज 44 फाइनेंशियल ईयर 2021-22 असेसमेंट ईयर 22-23 में एप्लीकेबल है। तो हाँ जी, ये एप्लीकेबल है। इस बार उसको डेफर नहीं किया गया। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, जैसे इसकी रिपोर्टिंग किसको करनी है, कैसे करनी है, क्या ये सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आइए हम सब क्वेश्चंस का एक एक करके आपको जवाब देते हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे और आपके सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये उन सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल है जिनकी टैक्स ऑडिट होनी है। इसका मतलब ये है कि वो एसएससीज जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, चाहे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, ये सभी पर एप्लीकेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एडवोकेट्स या वो एसएससीज जो टैक्स फ्री गुड्स में डील करते हैं, उनको भी इस क्लॉज के अंदर टैक्स और फॉर्म 3CD के अंदर रिपोर्टिंग करना है। तो ये तो क्लियर है कि ये सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, उनका जीएसटी रिपोर्टिंग है या नहीं है। क्लॉज 44 के अंदर अगर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो फॉर्म 3CD क्लॉज 44 उनको रिपोर्ट करना है। अब जब ये क्लियर हो चुका है कि ये सभी पर एप्लीकेबल है, तो अब आपके दिमाग में दूसरे सवाल आ रहे होंगे कि ये कैसे फिल करना है, इसमें क्या रिपोर्ट करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको क्लॉज 44 दिखा देता हूं, वो कैसा दिखता है, उसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, फिर हम एक एक करके सारे कॉलम्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपने देखा क्लॉज 44, इसमें आपको उन सारे एक्सपेंसेस की डिटेल देनी है जो एक कंपनी, एक एंटिटी ने खर्च किए हैं। ये रिपोर्टिंग दो पार्ट में होनी है। पहला, उन एंटिटीज के एक्सपेंसेस जो आपने खर्च किए हैं, उन एंटिटीज को पे किए हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। दूसरा, वो खर्च जो आपने एंटिटीज को पे तो किए हैं लेकिन वो जीएसटी में सामने वाली पार्टियां रजिस्टर्ड नहीं है। तो ये दो पार्ट में रिपोर्ट होना है। अब हम बात करेंगे पहले पार्ट की। पहले पार्ट में आपने देखा कि उसमें चार कॉलम्स हैं। पहले कॉलम में आपको वो भरना है जो खर्च आपने किया है लेकिन वो टैक्स फ्री गुड्स के लिए खर्च किया गया है, और उन एंटिटीज के लिए, उन एंटिटीज को खर्च किया है के लिए खर्च किया है, या उन एंटिटीज को पैसे दिए हैं जो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं लेकिन टैक्स फ्री गुड्स में डील करते हैं। सेकेंड कॉलम में आपको कॉम्पोजिशन डीलर्स के बारे में बताना है, जो खर्च आपने कॉम्पोजिशन डीलर्स की पेमेंट में किया है उसके बारे में आपको बताना है। तीसरे कॉलम में आपको बाकी सारे खर्चों के बारे में डालना है, यानी कि आपका जो रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए खर्चा आपने किया है उसमें से जो टैक्स फ्री गुड्स वाले हैं उनको हटा देते हैं, कॉम्पोजिशन वालों को हटा देते हैं। जो बच गया वो हमें कॉलम नंबर 3 में डालना है, और कॉलम नंबर 4 में कॉलम नंबर 1, 2 और 3 का टोटल डालना है आपको। और सेकंड पार्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो एक्सपेंस डालना है जो आपने अनरजिस्टर्ड डीलर को पे किया है। अब आगे आपको यहां पर एक बात और क्लियर कर दूं। जनरली जब हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है, बट यहां पर आपको रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों को रिपोर्ट करना है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि हमें यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को रिपोर्ट करना है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर के हों चाहे कैपिटल नेचर के हों, लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान देने वाला है कि हमें सिर्फ एक्सपेंसेस रिपोर्ट करना है। जो खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम डालते हैं, जो अलाउंसेस नेचर के हैं, वो हमें यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, ये खर्चे तो हैं हमारे जो बुक्स में आते हैं, लेकिन वो अलाउंसेस नेचर के हैं, वो किसी को पे नहीं किए जाते, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोग के लिए ध्यान रखने वाली है वो ये है कि यहाँ पे एंटिटी वर्ड का इस्तेमाल किया गया है कि आपने वो खर्चों को रिपोर्ट करना है जो आपने एंटिटीज को पे किया है। एंटिटी जनरली इसका मतलब होता है जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, यानी कि वैसे खर्चे जो आपने एंटिटीज को पे नहीं किए हैं, जो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व नहीं है, वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं करना है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ
वो है सैलरी। अगर आप किसी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो सैलरीड पर्सन जो है वो कोई एंटिटी नहीं है, वो कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर रहा है, वो आपके यहाँ एक एम्प्लॉय है, आप उसे काम करने के लिए सैलरी दे रहे हैं। तो वो उसका एग्जाम्पल है कि जो आपको रिपोर्ट नहीं करना है। दूसरा एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, वो ये है कि अगर आपने किसी इंडिविजुअल से लोन लिया है जिसका काम लोन देना नहीं है, जैसे आपने अपने किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से लोन लिया है और आप उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, वो उसका कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है, तो वो यहाँ पे रिपोर्ट नहीं होना है। हाँ, लेकिन अगर वही लोन आप बैंक से लेते हैं, तो क्योंकि बैंक का काम कमर्शियल एक्टिविटी है लोन देना, तो वो वहां यहाँ पे आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि हमें क्लॉज 44 के अंदर क्या रिपोर्ट करना है, कैसे रिपोर्ट करना है। अब आपको एक और इंपॉर्टेंट बात मैं बता देता हूं कि यहां पे आप इस बात की चिंता ना करें कि आपने जो क्लॉज 44 में रिपोर्टिंग किया है वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिकंसाइल नहीं कर रहा है। ऑब्वियसली वो रिकंसाइल नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो हमने रिपोर्ट नहीं किए हैं, या बहुत सारे खर्चे ऐसे हैं जो हमने रिपोर्ट किए हैं लेकिन वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आते। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो खर्चे रिपोर्ट तो हमने कर रहे हैं हम क्लॉज 44 के अंदर, लेकिन वो पीएनएल अकाउंट में डेबिट नहीं होते। या जो खर्चे पीएनएल अकाउंट में डेबिट होते हैं जैसे कि सैलरी, डिप्रिसिएशन, डाउटफुल डेट्स, लेकिन वो यहाँ पर हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए वो रिकंसाइल नहीं करेगा। तो इसके लिए आप टेंशन ना लें और आप अपनी रिपोर्टिंग को प्रॉपर तरीके से बनाएं और रिकंसाइल करने की टेंशन ना लें। अगर रिकंसाइल ना हो तो आप परेशान भी ना हो इस बात के लिए, उसकी कोशिश ही ना करें। उम्मीद है आपको क्लॉज 44 के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन अगर आपको अभी भी लगता है कोई और डाउट है आपका, तो आप नीचे दिए गए मेरे मेल एड्रेस पे मुझे मेल कर सकते हैं और मैं आपका डाउट जल्द से जल्द क्लियर कर दूंगा। ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद।